तो इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करने वाले फैक्टर्स पर, और रजिस्टिविटी भी हम समझेंगे। साथ ही साथ रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी का जो रिलेशन डेवलप किया था, मेन फोकस हमारा उन्हीं पर होगा और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लें कल की क्लास का और हम लोग देख लें रेजिस्टेंस क्या है। तो मैंने डेली की, जब से मैंने रेजिस्टेंस शुरू किया है, डेली ही मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस क्या है। एक प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल के अंदर होती है, स्पेशली कंडक्टर के अंदर हम इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा, आप कह सकते हैं, मटेरियल है जो करंट का कंडक्शन कर सकता है, इसके थ्रू करंट स्पीडली फ्लो कर सकता है। इसीलिए हम करंट के फ्लो में होने वाले अपोजिशन को एक ब्रॉड व्यू से देख सकते हैं कंडक्टर के अंदर, और हम इसीलिए कंडक्टर पे होने वाले अपोजिशन को ऑब्जर्व करते हैं और हम बात करते हैं कि ये अपोजिशन किस नाम से जाना जाता है। तो ये अपोजिशन रेजिस्टेंस नाम से जाना जाता है और इसको कैपिटल आर सिंबल से दिखाते हैं, और इसके अलावा इसके लिए इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। ठीक है, इतना आप क्लियर कर लें। एक बार मैं पूरी डेफिनेशन फिर से पढ़ता हूं, आप सुन लें। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कंडक्टर करंट के फ्लो का अपोज करता है। सपोज इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, अब इस करंट के फ्लो में एक अपोजिशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस कंडक्टर में ऐसी प्रॉपर्टी है जिस कारण से अपोजिशन करता है। अब क्वेश्चन कई बार ये उठता है कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो इस रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला फैक्टर मैं बोलूंगा कि नेचर है। सबस्टेंस का या मटेरियल का नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस मटेरियल के रेजिस्टेंस ऑफरिंग में। यदि वो मटेरियल पर्टिकुलर एटम का बना है, पर्टिकुलर आयन का बना है, तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस कम दे, और किसी और एटम आयन का है तो हो सकता है रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करे। कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ज्यादा स्पीडली करंट फ्लो होगा और वो अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। इसीलिए रेजिस्टेंस कम होना इंडिकेट करता है कि मटेरियल अच्छा है, ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, उसका कंडक्टिंग नेचर ज्यादा है। तो नेचर आप समझ गए। नेचर के अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर काम होता है, वो फैक्टर है टेम्परेचर। और ये मैं चाहूंगा कि आप दिमाग में बैठा लो कि ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नेचर, नेचर पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हो तो कोलिजन बढ़ जाता है, और मेन काम होता है रेजिस्टेंस का कोलिजन के कारण। रेजिस्टेंस आया कहां से है, कहां से रेजिस्टेंस डेवलप हुआ? तो एक बार आप अच्छे से समझ लो कि रेजिस्टेंस का जो ऑरिजिन है वो कोलिजन के कारण हुआ है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो इस कोलिजन के कारण ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ये आपस में रैंडमली कहीं भी कोलाइड कर सकते हैं। अब ये कोलिजन टेम्परेचर के कारण बढ़ जाता है, और यदि ये कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तीसरी डिपेंडेंसी करंट आपके रेजिस्टेंस की या रेजिस्टेंस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की डिपेंड करती है डायमेंशन पर। किस पे डिपेंड करती है? डायमेंशन पर। तो जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दे आर 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो व्हाट आर दोज 3 फैक्टर्स? द फर्स्ट वन ऑफ देम इज नेचर। नेचर की जब बात करते हैं तो नेचर में आ जाएगा वो एटम्स या आयंस जिनसे पर्टिकुलर हमारा कंडक्टर बना है। तो पहला फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नेचर। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर में याद रखें कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने आप रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डायमेंशन है हमारा तीसरा फैक्टर, और डायमेंशन के अंतर्गत एक तो लेंथ आता है, और डायमेंशन के अंतर्गत दूसरा, प्यारे बच्चों, एरिया आता है। अब लेंथ और एरिया में कैसी डिपेंडेंसी है ये मैं समझा देता हूं। लेंथ में डिपेंडेंसी याद रखो कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो लेंथ में डिपेंडेंसी डायरेक्टली कहलाएगी, जबकि एरिया में डिपेंडेंसी इनवर्सली कहलाएगी, जबकि टेम्परेचर में भी डिपेंडेंसी डायरेक्टली कहलाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कब याद रखना चाहिए? जब आप रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं।
तो एसआई यूनिट इस रेजिस्टेंस की ओम होती है, OHM, और इसको इस सिंबल से दिखाते हैं हम। ये भी आप क्विकली रिकॉल कर ले। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की डिटेल से। तो पहले तो हमने समझ लिया कि 3 फैक्टर हैं, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा डायमेंशन। डायमेंशन को हम थोड़ा डिटेल से एनालाइज अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेंथ पे ये किस तरीके से डिपेंड करता है। तो लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है, जिसे हम R प्रोपोर्शनल टू L करके डिनोट करेंगे। इसी तरीके से एरिया में हमारा रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है, जिसे हम ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे कि इनवर्सली डिपेंड करता है, और इसको R प्रोपोर्शनल टू 1/A बोलेंगे, जिसका मतलब है इनवर्सली डिपेंड करना। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और इसे मैंने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। तो इस तरीके से मुझे 3 इक्वेशन मिल गई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को मुझे हटाना है, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हुए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल यूज किया, जिसे बोलते हैं रो। तो रो ओवर हियर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर या सिंपली कंडक्टर आप बोलें। तो रेजिस्टिविटी नाम का एक नया हमें पैरामीटर यहां मिलता है, और इस पैरामीटर को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। तो आज के बाद आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L डिवाइड बाय A, या सिंपली R इज इक्वल टू रो LA याद रखें। यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आप एक रैंडम एग्जांपल लें, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। सपोज आप किसी एक गुफा से निकल रहे हो, एक केव से आप आगे जाने का प्रयास कर रहे हो। केव का ये जो माउथ है, केव का एंट्री पॉइंट है, वो बहुत छोटा है, और यदि आप यहां से जाने का प्रयास कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से आप देखते हुए जा रहे हो, और ऐसा करते हुए जब आप दूसरे एंड पे पहुंच रहे हो, तो यदि ये लेंथ ज्यादा होगा तो आपको पहुंचने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और यही आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका क्या कहलाएगा, एक तरीके से हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यदि आप रियल लाइफ से जोड़ो इसको, तो यदि किसी आप गुफा से जा रहे हो और आप ये पाओ कि वो गुफा छोटे एरिया की है और लेंथ उसका ज्यादा है, तो यदि लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और यदि इसका एरिया बड़ा हो जाए, लेंथ चलो कुछ भी है, लेंथ पे यदि हम अभी कुछ समय के लिए अवॉइड करें, सिर्फ एरिया पे काम करें, तो यदि एरिया छोटा है तो हमें बहुत सिकुड़ के जाना होगा, प्रॉब्लम होगी। एरिया थोड़ा बड़ा होगा तो हमारा अपोजिशन कम होगा। यानी लेंथ पर तो हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इस केस में हिंड्रेंस मान लें, या इस केस में ऑब्स्ट्रक्शन मान लें, या फिर रुकावट मान लें, और एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो जिस तरीके से रियल लाइफ में मैंने इन चीजों को रिलेट किया, वही रिलेशन आपको यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में मिलता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के रिस्पेक्ट में मिलता है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी का, जो आप यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हो। लेंथ पे ये क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जबकि एरिया पे इनवर्सली करेगा। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू रो LA। अब ये जो रो आया है, रेजिस्टिविटी आया है, ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं, ये एक रेजिस्टेंस ही है, और एक स्पेशल केस में निकाला गया रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। ये कैसा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आज की क्लास में हम सीख लेंगे, और जरूर आप समझ जाओगे कि ये कैसा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये एक ऐसा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जो हमें एक सिलिंड्रिकल वायर में देखने को मिल सकता है, एक क्यूबिकल वायर में भी देखने को मिल सकता है। सपोज यहां पे हमने कनेक्ट किया एक बैटरी या सेल, और इसको इस तरीके से कंडक्टर में मैंने कनेक्ट किया है, जिसके कारण से इसमें करंट फ्लो होने लगा है। ठीक है, अब यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस पर्टिकुलर वायर का लेंथ हो जाए 1 मीटर, लेंथ कितना हो जाए, तो लेंथ यदि इसका हो जाए, मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, लेंथ इसका हो जाए 1 मीटर, ऐसा कुछ मैं अरेंजमेंट करूं, मैं कर सकता हूं, लेंथ 1 मीटर ले सकता हूं, और इस तरीके का अरेंजमेंट करूं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो πr² से निकलेगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। यानी आप ध्यान से देखो तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, ध्यान रखना यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वही बात हो गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट में भी सेंटीमीटर इन लेंथ, अभी यूनिट बोला है, मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है, फिलहाल मैंने मीटर माना है। तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के एक
सिलिंड्रिकल वायर सिलिंड्रिकल होगा, उसके द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस ही कहलाता है रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, जिसको हम डिराइव कर सकते हैं। R इज इक्वल टू रो एल ए है, रो एल बाय ए है, एल की यूनिट हमने रख दिया मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, रो चाहिए तो क्या करो, आर ए बाय एल कर दो और यूनिट रख दो, तो मीटर मीटर कट गया, ओम मीटर आपको डायरेक्ट रेजिस्टिविटी मिल गया। और रेजिस्टिविटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और रेजिस्टेंस के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर? हमारा रेजिस्टेंस फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब मैं ओम्स लॉ बता रहा था तब हमारे पास रेजिस्टेंस आया था। मैंने बोला था कि ओम्स लॉ स्टेट किया जाता है, ओम्स लॉ में ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर मैंने बोला था कि करंट यदि V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा था, हमारे पास रेजिस्टेंस आया था और इस तरीके से रेजिस्टेंस का जन्म हुआ था। और ये जो रेजिस्टेंस है, याद रखो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट V और I का रेशियो होता है और ये V I कैरेक्टरिस्टिक लीनियर फॉर्म में देता है। तो ये आपका ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। इस ओम्स लॉ से ही R की बात की गई है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही कहलाता है रेजिस्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं द वैल्यू दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में यह पाया गया कि जब तक सर्किट की फिजिकल कंडीशन ना बदली जाए तो रेजिस्टेंस अपने आप को बदलता नहीं है। यदि वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा और इस तरीके से बढ़ेगा कि V और I का रेशियो सेम बना रहे। लेकिन कब बदलता है रेजिस्टेंस अपने आप को? तो रेजिस्टेंस अपने आप को वेरी सिर्फ और सिर्फ तभी करता है जब इसका या तो टेम्परेचर बदला जाए, इसके क्रॉस, या फिर डायमेंशन। यानी दो कंडीशन में अपने आप को क्या करता है, वेरी कर सकता है। एक तो टेम्परेचर के कंडीशन में और एक डायमेंशन वेरिएशन के कंडीशन में। टेम्परेचर यदि आप वेरी करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वाइस वर्सा टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। क्योंकि टेम्परेचर कोलिजन को जन्म देता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो डायमेंशन है। डायमेंशन में लेंथ और एरिया, दो चीजें आप कंसीडर करें। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, और एरिया पे ये इनवर्सली डिपेंडेंट होता है। यानी जब भी आप ओम्स लॉ लगा रहे हो या जब भी आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोल रहे हो, तब आपको दो कंडीशन पे काम करना होगा। एक तो उसके ऑल अराउंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, दूसरा उसके ऑल अराउंड डायमेंशन को सेम रखना होगा। लेकिन जब रेजिस्टिविटी पे आप काम करते हो तो डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। आप डायमेंशन यानी लेंथ एरिया कितना भी कर दो, रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन फिर भी टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टिविटी वेरी कर जाएगा। यानी रेजिस्टेंस दो चीजों पर एक तरीके से देखें तो वेरिएशन दिखाता है, जबकि रेजिस्टिविटी एक पे ही दिखाता है, वो भी टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि आप कांस्टेंट कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। मतलब आप चाहो तो 1 किलोमीटर लेंथ की कोई वायर लो, या 1 मीटर लेंथ की वायर लो, या 5 सेंटीमीटर की लो, या 50 सेंटीमीटर की लो, कितनी भी लेंथ की वायर लो, यदि आप सिल्वर वायर ले रहे हो तो उसका रेजिस्टिविटी सेम बना रहेगा। और वो सेम रेजिस्टिविटी कितना है आप चाहो तो याद कर सकते हो। एक रेजिस्टिविटी टेबल मैंने दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडक्टर है सिल्वर, और इस इंपॉर्टेंट कंडक्टर सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁸ ऑर्डर में। एग्जैक्ट याद करना है तो याद कर सकते हो 1.60 इंटू 10⁻⁸, और यूनिट इसकी होगी ओम मीटर। ये ओम मीटर, ठीक है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की हमेशा कांस्टेंट रहती है जब तक टेम्परेचर सेम रहे, और ये पूरा एनालिसिस मैंने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किया है। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि आप रखते हो तो इन मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जो कि कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर है, ऐसी बनी रहेगी जैसा टेबल में है। लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ एरिया पे भी डिपेंड करता है। यानी ज्यादा वेरिएशन रेजिस्टेंस दिखाता है एज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको हम उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मान लेते हैं। इसलिए हर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी कहलाता है, रेजिस्टेंस नहीं। तो रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल एज इट डजंट चेंज इट्स वैल्यू, और इट चेंज इट्स वैल्यू बट नॉट चेंज एज रेडली एज रेजिस्टेंस चेंज।
क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज करता है, डायमेंशन पे अपनी वैल्यू को चेंज रेजिस्टिविटी नहीं करता है। ये रीजन है कि रेजिस्टिविटी को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मान लेते हैं। किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? तो याद रखना, हर मटेरियल के अंदर एक कोई गुणधर्म होता है जिसके कारण वो पहचाना जाए, तो हम रेजिस्टिविटी के से आसानी से किसी मटेरियल को पहचान सकते हैं। ठीक है, यदि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत 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 कम है तो उसको कंडक्टर बोला जाता है। रेजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा है या मॉडरेट है तो उसको हम कंडीशन में रख सकते हैं एलॉय के। और यदि बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है 10 की पावर 12, 13, 10 की पावर 15 ऑर्डर में, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो एक बेसिक आइडिया आप ले लें कि 10 की पावर -8 ऑर्डर में कंडक्टर होते हैं, 10 की पावर -6 के प्रॉक्स आपके एलॉयज होते हैं, और 10 की पावर 12 से 10 की पावर 15, 16 ओम मीटर के ऑर्डर में आपके इंसुलेटर होते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी की वैल्यू के बेसिस पर भी हम बांट सकते हैं अपने आसपास दिखने वाले मटेरियल्स को। तो ये मटेरियल 3 तरीके के होते हैं रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। एक तो कंडक्टर है और एक आपका एलॉय है। एलॉय एक तरीके से मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स रखता है। एलिमेंट जनरली मेटल हो सकते हैं या मेटल या मेटल नॉन मेटल, तो किसी तरीके का भी अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको सिल्वर को एजी बोलते हैं, इसका लैटिन नाम आर्जेंटम होता है, पढ़ा होगा आपने। इसे 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर रेजिस्टिविटी ये रखता है, और ये रेजिस्टिविटी सबसे लीस्ट है, और इसी कारण से ये सबसे अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का कम होना इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस का कम होना, और रेजिस्टेंस का कम होना मतलब कंडक्शन का शानदार होना, यानी कंडक्टिविटी ज्यादा होना। तो ये सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है सिल्वर, इसको हिंदी में चांदी भी बोलते हैं। दूसरा है कॉपर, जो कि Cu से दिखाया जाता है। इसकी रेजिस्टिविटी भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है पर थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, इसका भी आप ऑब्जर्व करें 2.63 ऑर्डर 10 की पावर -8 ही है। तीसरा टंगस्टन, W से दिखाते हैं, इसका भी रेजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा है, आप ये कहोगे। ठीक है, एज कंपेयर टू सिल्वर तो ज्यादा ही कहलाएगा, और कई गुना ज्यादा कहलाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कहलाएगा। इसके बाद आपके पास निकिल है, इसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है। इसके बाद आपके पास आयरन है, तो इसकी रेजिस्टिविटी तो और ज्यादा हो गई, 10 इंटू 10 की पावर -8, यानी एक तरीके से हम देखें तो ये रेजिस्टिविटी 10 की पावर -7 में पहुंच गई। फिर क्रोमियम है, इसकी भी देख सकते हैं आप 12.9 इंटू 10 टू द पावर -8। मर्क्यूरी है, तो ये 10 की पावर -7 में पहुंच गए हैं आयरन के बाद से। मैग्नीज है, ठीक, तो इतना आप लोग याद रख पाएंगे। इसके बाद कुछ एलॉय हैं जो मैं चाहूंगा आप याद रखें, तीनों ही एलॉय याद रखें। एक कॉन्स्टेंटन होता है जो कॉपर और निकेल का एलॉय है, इसकी भी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और ज्यादा रेजिस्टिविटी यदि आपको चाहिए और कंडक्शन पावर लगभग वैसा ही चाहिए तो आप एलॉय ही बनाते हैं। मैंगनीन एक एलॉय है कॉपर, मैंगनीज और निकेल का, और एक शानदार एलॉय है नाइक्रोम, जिसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन में और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस में जहां पे हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है। ये नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, और थोड़ा सा इसके पास आयरन का अमाउंट भी होता है। तो ये 4 एलिमेंट का क्या है? एक एलॉय है, यानी आप कह सकते हो मिश्रण है। इसे मिश्र धातु भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं उन्हें हिंदी में धातु बोला जाता है। इसके बाद इंसुलेटर आते हैं। इंसुलेटर में ग्लास आ गया आपका, हार्ड रबर हो गया, एबोनाइट रॉड हो गई, डायमंड है, पेपर्स है, ये सब इंसुलेटर हैं जो कंडक्शन नहीं करते हैं, और कंडक्शन ना करने का कारण है इनकी रेजिस्टिविटी का ज्यादा होना। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करते हैं, जिससे करंट का फ्लो रुक जाता है, करंट का फ्लो नहीं हो पाता, और जिस कारण से ये क्या करते हैं, ये इंसुलेशन के लिए यूज होते हैं, और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, क्विकली रिवाइज भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिस पर हम लोग यूज करने वाले हैं फार्मूला R डिपेंड्स ऑन L डायरेक्टली, R डिपेंड्स ऑन A इनवर्सली, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने वाले हैं रो। तो इस तरीके से R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A पर बेस्ड क्वेश्चन पहला हमें मिल चुका है। यहां पे रेजिस्टिविटी डायरेक्ट पूछा गया है, यानी हमें डायरेक्ट इस फार्मूले को चेंज करके बना लेना है कि रो इज इक्वल टू होना चाहिए R मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइड बाय L। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे रो का लगा देंगे, और इसे लगाकर हम निकाल सकते हैं कि क्या आना चाहिए रो। तो रेजिस्टिविटी पूछा है, जबकि क्या क्या दिया है पहले तो वो डील कर लो आप। तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हमें लेंथ दिया है, 2 मीटर की लेंथ दिया है। तो 2 मीटर इज इट इन SI यूनिट? यस, इट इज इन SI यूनिट। फिर हमें दिया है डायामीटर, डायामीटर दिया है 0.6 mm का।
तो इस 6 mm को अब मैं थोड़ा सा आपको लेंथ का आइडिया देता हूं। लेंथ वाइज सबसे छोटी यूनिट हम मिलीमीटर को मानते हैं। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद प्यारे बच्चों डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद हम मीटर को मानते हैं। फिर मैं मानता हूं डेकामीटर को, मैं कैपिटल डी से लिख देता हूं। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, और लास्ट में सबसे बड़ी यूनिट आप बोल सकते हो किलोमीटर। ये लेंथ की यूनिट का एक ऑर्डर है। यदि इनमें से किसी को भी आपको कन्वर्ट करने की इच्छा हो तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं रूल बताता हूं। जैसे आपको 1 मिलीमीटर को बदलना है मीटर में, तो आप नीचे जा रहे हो ना, तो नीचे आप चले जाओ, ये नीचे चले जाओ और 1 डिवाइड बाय 1 लिखकर कितना नीचे गए हो, 1, 2, और तीसरे नंबर पे आप गए हो मिलीमीटर से शुरू होकर, तो तीसरे नंबर पे आपको मीटर मिला है, तो 3 जीरो आप यहां पे लगा दो। तो 1 डिवाइड बाय 1000 बोलो, या सिंपली आप बोल दो 10 की पावर -3 मीटर आपको मिलेंगे 1 मिलीमीटर में। इसी तरीके से कोई और कन्वर्जन भी करना है। सपोज आपको किलोमीटर में पता करना है कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 लिखो और कितना ऊपर जा रहे हो देखो, काउंट करो। तो यहां से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर जा रहे हो, तो 1 लिखकर 6 जीरो लगा दो। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जीरो लग गए। इसे हम काउंट करेंगे तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये यूनिट क्या है, मिलीमीटर है। तो आप किलोमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में, या कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। यदि आप नीचे मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नीचे जीरो बढ़ाओ, और यदि नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जीरो बढ़ाओ। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। तो यहां पे यदि 0.6 mm को हमें मीटर में बदलना है, तो अभी हमने पढ़ा कि 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 की पावर -3। इसके बाद ये क्योंकि डायामीटर है तो इसको मैं रेडियस में बदलता हूं, तो रेडियस d/2 होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है, यानी ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -3, और डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे, और डिवाइड बाय हम 2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -3, और फर्दर एक छोटा सा स्टेप और किया जाएगा। ये मीटर में बदल चुका है, एक स्टेप हम यहाँ पे रेडियस निकाल चुके हैं। अब क्या कर देंगे, 3 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये आपको मिल गया लेंथ, पहली चीज। ये मिल गया रेडियस, दूसरी चीज। अब इस रेडियस से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, जिसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। और एरिया क्रॉस सेक्शनल वायर का, वायर पे काम कर रहे हैं ना, तो वायर तो ऐसे होता है, तो वायर का हमें रेडियस पता चल गया, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम रख देंगे, कुछ भी नहीं बोला तो 3.14 रख देते हैं। चलो, r हमने अभी अभी निकाला 3 इंटू 10 की पावर -4, और 3 इंटू 10 की पावर -4, 2 बार 10 की पावर -4। आप अलाउ करो तो मैं डायरेक्ट 10 की पावर -8 लिख दूं। अब ये 9 हो चुका है, तो 9 से 9 4 जा 36, और 9 1 जा 9 और 3 12, और 9 3 जा 27, और 1 28। एक बार चेक कर लो भाई, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3 12, और 9 3 जा 27 और 1 28, बिल्कुल सही हुआ है। और 2 पॉइंट पे आएगा 28.26 और 10 की पावर -8। ठीक है, ये एरिया मुझे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ाता हूं। मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी में डायरेक्ट फार्मूला रखता हूं, R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर। आर है 50 ओम जो कि SI फॉर्म में है। आर ए कितना है 28.26, ये डायरेक्ट रख दिया जाए 28.26 इंटू कितना, इंटू 10 की पावर -8। ये क्या है, मीटर स्क्वायर है ऑब्वियसली, क्योंकि SI फॉर्म में है सब कुछ। डिवाइड बाय एल है 2 मीटर, तो ये एल रख दिया जाए 2 मीटर। यहां से ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 25 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अब एक काम किया जाए प्यारे बच्चों, यहां पे मैं ऊपर 4 का इंटू कर देता हूं। अब क्यों कर रहा हूं, आप पूछना चाहो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। 4 का इंटू करने से ऊपर 100 हो गया है, या फिर आप सिंपली 25 इंटू 28.26 कर दें, आपकी चॉइस है। ऊपर नीचे इंटू करना अलाउड था, मुझे इजी लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं। 4 का इंटू करने से ये कट जाएगा, 4 से बन जा 28, फिर पॉइंट आएगा और 0, और 4 6 या 24, और 4 5 जा 20, 7.065 आ गया, और ये इंटू 100 आ गया।
तो ये जो मुझे मिला है वो बहुत ही इजी है। अब 7.065 तो मेरे पास है ही, और 100 ये हो गया, और 100 का मतलब है 10 की पावर -6। तो ये आपको मिल चुका है ओम मीटर में। तो ये मेरा करने का तरीका था, बाकी आप 25 और 28.26 मल्टीप्लाई भी करते तो भी यही रिजल्ट आता। तो ये आपका रजिस्टिविटी है। ठीक, अब इसका सोल्यूशन आप समझ गए हो। अब इसका एक सोल्यूशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, वो भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। इसको सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ और आपको एक सोल्यूशन इसका ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख लें। तो 7.065 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, यहाँ भी सब कुछ वही किया गया है। सबसे पहले ये आपको रेडियस मिल गया, उसी फॉर्म में मिला, देख लें आप। फिर रेडियस के बाद आपने क्या किया, एरिया निकाल लिया, देखें एरिया वही निकला है, उसने इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है। फिर इसके बाद आपने फार्मूला लगाया है ρ = RA/L, और ये सब वैल्यू रख के जब आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आपको मिल गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, करते हैं हम लोग। ठीक है, तैयार है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर, चलिए मैं करवाता हूं सॉल्व, फिर इसका सोल्यूशन भी वैसा ही प्रेजेंट कर दूंगा। रेजिस्टेंस है एक इलेक्ट्रिक वायर का 10 ओम। ठीक है, ऑलराइट। फिर बोला है थिकनेस, थिकनेस का मतलब डायामीटर होता है, सीधी बात। थिकनेस का मतलब होता है डायामीटर 0.001। फर्दर इसको रेडियस में बदलना है तो d/2 करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले तो 0.001 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसे मैं लिख सकता हूं 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2। समझ गए होंगे, इजी है। फिर ये आ जाएगा 0.5, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 होता है, इंटू 10⁻³ ये मीटर में है। इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ 5 इंटू, और 1/10 लिख दूंगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, और यूनिट क्या है, मीटर है। ये रेडियस निकला है। एरिया चाहिए तो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन पाई, यानी 3.14 डायरेक्ट लिख दिया जाए, और r² यानी मैं 5 लिख देता हूँ, फिर एक बार 5 और लिख देता हूँ, और 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ -8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर 4 का इंटू, नीचे 4 का इंटू कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 5 5 25 इंटू 400, और इसको मैं डील कर दे रहा हूं 4 7 28, 0.7 लिखना होगा, और 34 बन रहा है मेरे पास। 4 8 32 और 4 5 20। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये आपका आ रहा है 0.785, और इंटू 100 है, और 10⁻⁸ है, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। ये SI यूनिट के फॉर्म में है। अब हमें निकालना यहाँ पे रजिस्टिविटी है, सिंपल। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। R = मैंने बताया था, L पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रजिस्टिविटी ये लगा हुआ था। तो यहीं से बन जाएगा रजिस्टिविटी R × A डिवाइड बाय L। तो ये एग्जैक्टली आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आया है। तो यहाँ पे रख दो, R की वैल्यू रख दो 10 ओम, R के बाद A रख दो 0.785 इंटू 10⁻⁻6, ये रख दिया, और डिवाइड बाय प्यारे बच्चों L रख दो, और L आपको साफ साफ 1 मीटर दिया है। इस 10 का आप यहाँ इंटू कर दो, बस इतना सजेशन में दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर आ चुका है 7.85 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इज योर वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छे से सोल्यूशन देख ले। एक बार मैं इसमें और ऐसा सोल्यूशन दे देता हूं जो एग्जाम में आपको करना है, हालांकि ये भी करना है, इसी टाइप से करना है। तो एक और फॉर्मेट आप इसका देख लें। तो ठीक है, तैयार है, ये देख लें आप। ये ओम मीटर में इतना दिया हुआ है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 7.85, और जैसे ही 7.85 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। आप इतना समझदार हैं और आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लें जो आपको अभी समझाया गया। कर पाएंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, इसको आप समझ लें। सब कुछ SI फॉर्म में बदलकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से वैसे आप देख लो कितने जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3
4 और यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए इसने बहुत ज्यादा पॉइंट बदला, आप तो वैसा करो जैसा मैंने करा दिया। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर इज 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी ऑलरेडी दे दिया है, तो मेरा सजेशन तो यही है जैसा मैंने कराया था वैसा आप कर देना, ठीक है। ये सोल्यूशन मैंने जहां से प्रेजेंट किया है वो, मतलब मेरा सजेशन तो ये है कि आप इतना ज्यादा कैलकुलेशन पहले मत किया करो जितना इसमें कर दिया। पहले तो आप सॉल्व करते जाओ, लास्ट में अपने आप चीजें कटती हैं तो उससे मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ता है। तो आप मेरा सोल्यूशन ध्यान देना। हालांकि एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको कि गिवन देना पड़ेगा, क्या क्या गिवन है, कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला लगाना पड़ेगा, वी नो दैट। पर जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो आप मेरे तरीके से कर दो, ठीक। ये आपका रेजिस्टिविटी निकला और आपके पास लेंथ वायर की दी हुई है 2 मीटर। थिकनेस से आप काम करो, थिकनेस आपको डायमीटर कहलाता है, जो कि 0.3 mm दिया हुआ है। 0.3 mm को रेडियस में बदल देते हैं, तो मैंने अभी बताया था 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है। जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 3/10 हो जाएगा मीटर। तो रेडियस आ जाएगा d/2 और 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1.5 इंटू आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर। ये आपका रेडियस आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया होता है πr² और πr² इन 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁴ इन 10⁸ ये आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल। दिया है रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है रो की जगह रख दो 10 इंटू 10⁻⁸ रो हो गया। रो के बाद एल, फार्मूला याद है आर का, आर डिपेंड करता था एल पे, डिपेंड करता था ए पे इनवर्सली, तो आर इज इक्वल टू रो एल ए बना था। तो इसी फार्मूला को लगा दो, तो रो आ गया। एल की जगह आप रख दो 2 मीटर और ए की जगह आप रख दो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 10⁻⁸। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व कर लो। फिलहाल मैं इन दोनों को तो काट दे रहा हूं, बाकी आप पे मैं छोड़ देता हूं। 10 इंटू 2 आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब जैसे भी आपको करना है इसको आप कर लो। ये जो भी आएगा वो ओम में आएगा, जितना भी आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसका एक बार सोल्यूशन आपको देखना है तो आप सोल्यूशन इसका देख लो, ठीक है। बाकी सब तो आपको दिख रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं आप चाहो तो। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10⁻⁸ कट जाएगा तो ऊपर ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये बाकी सॉल्व होके आ जाएगा और 0.26 ओम आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आप सोल्यूशन इसका नोट कर लो। इस फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। सब कुछ सेम किया है। सबसे पहले तो ये आपने क्या निकाल लिया, सीधी सी बात है, रेडियस निकाल लिया। फिर आपने ये एरिया निकाल लिया, फिर आपने इस एरिया को यहाँ रख दिया। लेंथ है आपके पास, एरिया है आपके पास, ठीक है, रो की वैल्यू है आपके पास, सब कुछ रख दिया है। तो सॉल्व करने पर 0.26 ओम आएगा, ठीक है। कर लो आप। अब इसे करते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ। मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप एज्यूम कर लें कि ये कंडीशन है इनिशियल, और इस इनिशियल कंडीशन में आपके पास एरिया इसका ए है और लेंथ इसका एल है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए, ठीक है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें। फिर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ व्हेन लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल। एरिया हाफ हो गया, लेंथ बढ़कर डबल हो गया, यानी पहले जो एरिया था उस एरिया का हाफ हमें एरिया मिल गया और जो पहले लेंथ था उस लेंथ का ट्वाइस हमें लेंथ मिल गया। अब क्या बोला है, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड। रेजिस्टेंस किस तरीके से अफेक्टेड होगा, तो रेजिस्टेंस होता है रो, अब इसे आर डैश बोल देते हैं। एल की जगह हमें रखना पड़ेगा 2L और ए की जगह रखना पड़ेगा A/2, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा।
तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 टू ज़ा 4 और रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए की वैल्यू हमें पता है आर, यानी आपको मिल गया आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर। और आज मैंने ये सोल्यूशन जो प्रेजेंट किए हैं ना सॉल्व्ड, वो इसलिए प्रेजेंट किए हैं कि आपको पता चले कि रिफ्रेशर्स में आपको आंसर किस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, इसलिए भी प्रेजेंट किए। देखो मैंने कितना इजीली आपको बता दिया कि जो आर डैश है 4R होगा, यानी जो न्यू कंडीशन में रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल कंडीशन के रेजिस्टेंस के। तो अब जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। लेंथ को आपने बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया आपने घटाया है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे, एरिया की घटाने वाली, लेंथ को बढ़ाने वाली, दोनों ही कंडीशन रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाली है, इसीलिए रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अब इसका एक सोल्यूशन जो इसने प्रेजेंट किया है वो भी आप देख लो, इसमें भी वही रिजल्ट आया है। आप दोनों का यदि रेशियो लेते हो आर डैश और आर का, तो वो क्या निकलेगा 4:1। कई बार रेशियो पूछता है, यदि इनिशियल रेजिस्टेंस का और फाइनल रेजिस्टेंस का रेशियो पूछे तो वो भी रेसिप्रोकल कर दो तो 1/4 आएगा। तो रेशियो के फॉर्म में पूछे तो ऐसे निकाल सकते हो, और ये इस फॉर्म में पूछे तो ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इसका सोल्यूशन एनालाइज किया, इजी है, समझ लो। यहां भी ध्यान से देख सकते हो, एरिया ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस मैंने आर माना, बाद में एरिया A/2 है, लेंथ 2L है, रेजिस्टेंस R1 है। तो जिसको मैंने एक एक लाइन में लिखा है, इसने 4-5 लाइन बना दी, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये। फिर R और R1, तो ये पूरी वैल्यू रख दो, यहाँ पूरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, फिर ये डील करो तो 1:4 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या हो गया है, ठीक है, यहाँ पे देख के आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, तो सबसे पहले तो आपको R दे दिया गया है 4 ओम, ये आप समझ लें। और इसके बारे में क्या बोला गया है इनिशियल कंडीशन में, आप समझ लें। 4 ओम रेजिस्टेंस वायर है, इज डबल्ड ऑन इट, इसके लेंथ को डबल कर दिया गया। तो पहले लेंथ इसका L है, और अब इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया है। इसकी लेंथ को डबल करने से क्या होगा, ये आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले तो आप पूरे फैक्टर्स लिख लें जो जो दिया गया है, ठीक है। पहला काम तो आपको यही करना है, तो जो जो वैल्यू दी है वो लिख लो। तो लेंथ L मान लो, एरिया A मान लो, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या क्या किया गया वो आप लोग एनालाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस आपको बदला हुआ मिलेगा, बिल्कुल बदला हुआ रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि आप यदि लेंथ को डबल करोगे तो बदला हुआ ही आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ को आप डबल कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ को आपने 2L कर लिया। डबल ऑन इट का मतलब ये होता है कि हर चीज डबल कर दी गई, ठीक है ना। तो डबल ऑन इट यानी लेंथ भी 2L कर दिया गया और एरिया भी इसका 2A कर दिया गया। ये मतलब हुआ क्या डबल ऑन इट का, ये मतलब नहीं हुआ। डबल्ड ऑन इट का मतलब सुन लो, व्हेन अ वायर इज डबल्ड इट्स लेंथ बिकम हाफ्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम डबल्ड, ठीक है। जब डबल्ड ऑन इट किया जाता है तो क्या होता है वो सुनो, लेंथ जो होता है वो हाफ हो जाता है और जो एरिया होता है वो ट्वाइस हो जाता है। यानी एरिया को डबल किया जाता है, लेंथ अपने आप हाफ हो जाता है। तो डबल्ड ऑन इट का मतलब समझ गए होगे आप, यानी कोई वायर ऐसी जा रही है, ऐसी, ठीक। तो अब डबल ऑन इट का मतलब है कि ये इस तरीके से फोल्ड कर दी गई, इसका लेंथ कम कर दिया गया, हाफ कर दिया गया और एरिया बढ़ा दिया गया। तो ये डबल ऑन इट का मतलब है। ये पहले तो क्लियर करो आप, ठीक, ऑल राइट। अब न्यू रेजिस्टेंस हमें बताना है, तो R डैश होता क्या है वो बताओ। R डैश होता है रो और L बाय A, होता तो यही है। अब यहां से सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, यहां से निकाल लो R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A, और R की वैल्यू दी है 4, यानी रो L बाय A की वैल्यू दी है 4। तो जब जरूरत पड़ेगी रो L बाय A की वैल्यू रखने की, हम ये रख देंगे, ठीक। अब इस केस में लेकिन रो सेम होगा क्या, बिल्कुल सेम होगा, मटेरियल सेम है। L लेकिन क्या होगा, L लेकिन L बाय 2 होगा जैसा कि दिया है। एरिया क्या होगा, एरिया भी ट्वाइस से दिया है, ठीक है। तो यहां से R डैश आपका मिल गया, कितना मिल गया, रो L बाय A, तो रो अलग करो, L बाय A भी अलग करो, और ये 2 टू ज़ा 4, 1/4 अलग करो। और ये रो L बाय A कितना होता है, 4 दिया हुआ है भाई, तो 1/4 इंटू 4, तो ये आपको सीधा सिंपल मिल गया 1 ओम।
तो 1 ओम आपको आंसर मिल रहा है इस क्वेश्चन का। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं जिन्हें आप करके रखना, कल की क्लास में आप करके लाओ, उनका सोल्यूशन भी मैं प्रेजेंट कर दूंगा। तो आज के जितने भी फार्मूला मैंने बताए वो इस फार्मूला पर ही बेस्ड थे कि ऐसी को थोड़ा सा उल्टा करके यानी रो निकालने पर बेस्ड थे। ठीक है, तो कल के क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं वो क्विकली आप लिख लो। अब पहला क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक एल्युमिनियम रॉड है जो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की है, जिसकी लेंथ 1.3 mm लॉन्ग है और 2.6 mm ऑन एज है, मतलब थिकनेस दिया है। आपसे रेजिस्टेंस पूछा है क्या होना चाहिए। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करके आए और कल की क्लास में फिर हम लोग इनका सोल्यूशन करके और आगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बिगिन करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।